क्या आप सोच सकते हैं कि न्यूटन से सदियों पहले भारत में दार्शनिक गति, टकराव और चीजों के अपने स्वभाव से चलने के विचार पर सोच विचार कर रहे थे? हाँ बिल्कुल। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन वैशेषिक सूत्र के 2 श्लोकों की गहराइयों में उतर रहे हैं। देखेंगे कि ये पुराने विचार आज की मॉडर्न फिजिक्स से कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं वैशेषिक सूत्र 2.2.30 और 2.2.31 की। ये सूत्र कर्म पर फोकस करते हैं। कर्म यानी क्रिया या गति? हाँ, क्रिया, गति, संपर्क जिसे संयोग कहा गया है, और पृथक्करण यानी विभाग, और इनके पीछे का कारण मतलब कारणता। अच्छा। हमारे पास इन सूत्रों के अंश हैं और उनकी पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह की व्याख्याएं हैं। और हाँ, न्यूटन के सिद्धांतों से उनकी तुलना भी की गई है। तो हमारा मकसद सिर्फ ये देखना नहीं कि क्या समान है ना? बल्कि ये समझना है कि सोचने के ये अलग-अलग तरीके, एक दार्शनिक दूसरा गणितीय, इनसे हम असलियत के बारे में क्या सीख सकते हैं। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प पड़ताल। पहला सूत्र है 2.2.30, संयोग विभागाश्च कर्मणाम, मतलब संपर्क और पृथक्करण भी कर्म है। तो पारंपरिक तौर पर कर्म का क्या मतलब था? देखिए, वैशेषिक दर्शन में कर्म सिर्फ वो सीधी रेखा वाली गति नहीं थी, जैसे ऊपर जाना, नीचे आना या चलना फिरना। ये तो असल में वास्तविकता की जो 6 मौलिक श्रेणियां हैं, उनमें से एक है। तो इस सूत्र ने ये साफ किया कि 2 चीजों का जुड़ना यानी संयोग, हाँ, और उनका अलग होना यानी विभाग, हाँ, ये भी अपने आप में मौलिक क्रियाएं हैं यानी कर्म है। इसने गति की समझ में एक तरह से कहें तो संबंधात्मक क्रियाओं को जोड़ा। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब जैसे वो बिलियर्ड बॉल्स टकराती हैं और फिर अलग हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। तो आज का विज्ञान इसे कैसे देखता है? हाँ, तो मॉडर्न फिजिक्स में इसे कोलिजन्स कहते हैं, टकराव, और इन्हें न्यूटन के गति के नियमों से समझा जाता है। न्यूटन के नियम? हाँ, जब चीजें संपर्क में आती हैं तो बल लगता है, उनका आदान प्रदान होता है, इससे उनकी गति बदलती है। अच्छा। और जब वे अलग होती हैं तो संवेग मतलब मोमेंटम वो एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है। मोमेंटम ट्रांसफर। बिल्कुल। और न्यूटन का तीसरा नियम, वो क्रिया प्रतिक्रिया वाला, हाँ, एक्शन रिएक्शन। हाँ वही, वो ये पक्का करता है कि ये लेन देन संतुलित हो, मतलब कुल संवेग उतना ही रहता है अगर कोई बाहरी फोर्स ना हो। तो वैशेषिक ने मतलब इसे गणित से नहीं समझाया, पर ये पहचाना कि जुड़ना और अलग होना ये खुद ही मौलिक क्रियाएं हैं। सही कहा, यही महत्वपूर्ण बात है यहाँ। उन्होंने इन घटनाओं को, जुड़ने और अलग होने को, गति के या कहें कर्म के मौलिक प्रकार माना। और ये शास्त्रीय यांत्रिकी यानी क्लासिकल मैकेनिक्स की समझ से काफी मिलता जुलता है, जहां टकराव एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। हाँ बिल्कुल। कुछ भारतीय दार्शनिक तो यहाँ तक मानते थे कि गति का पता ही संपर्क और पृथक्करण को देखकर लगता है। उनका फोकस घटना के वर्गीकरण पर ज्यादा था। संपर्क और अलगाव को मौलिक क्रिया मानना, ये वाकई सोचने वाली बात है। पर वैशेषिक इससे भी आगे गया ना, ये सोचते हुए कि गति का मूल स्रोत क्या है। हाँ बिल्कुल, और यहीं पर दूसरा सूत्र आता है 2.2.31, कारण सामान्य द्रव्य कर्मणाम कर्मा अकारण मुक्तम। ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कारण सामान्य? हाँ, ये कहता है कि जब कारण सामान्य हो तो कर्म अकारण मुक्त होता है, मतलब स्वतंत्र कारण से मुक्त। इसका क्या मतलब हुआ, थोड़ा खोलिए इसे। तो देखिए, पारंपरिक व्याख्या के अनुसार इसका अर्थ है कि द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर, हाँ पदार्थ, वो खुद ही अपने गुणों का और अपनी गति करने की क्षमता का एक अंदरूनी कारण है। इसे समवायी कारण कहते हैं। समवायी कारण मतलब इंट्रिंसिक कॉज? हाँ, एक तरह से ये वैशेषिक का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि कुछ गुण और क्रियाएं पदार्थ से अलग नहीं की जा सकती, वो उसी से जुड़ी होती हैं। अच्छा। इसलिए जब गति पदार्थ के स्वभाव, उसके नेचर से जुड़ी हो तो उसे जारी रखने के लिए किसी अलग लगातार बाहरी कारण की जरूरत नहीं होती। मतलब कोई धक्का नहीं चाहिए लगातार। हाँ, क्रिया अपने आधार यानी द्रव्य से ही या तो उत्पन्न होती है या बनी रहती है। तो क्या ये कुछ जड़त्व जैसा नहीं है, इनर्शिया, जो न्यूटन ने बताया था कि कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी जब तक रोकी ना जाए? हाँ बिल्कुल। इसमें न्यूटन के पहले नियम
यानी जड़त्व के सिद्धांत की साफ झलक दिखती है। कमाल है। कोई वस्तु अपनी गति की अवस्था तब तक बनाए रखती है, चाहे रुकी हो या एक समान गति में हो, जब तक उस पर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगे। गति जारी रखने के लिए किसी लगातार बाहरी धक्के की जरूरत नहीं है। और ये विचार भौतिक कारणता और नियतत्ववाद मतलब डिटर्मिनिज्म की आधुनिक समझ से भी जुड़ता है। डिटर्मिनिज्म कैसे? ऐसे कि किसी सिस्टम की जो अभी की स्थिति है, मान लीजिए उसकी पोजीशन और मोमेंटम और जो फिजिक्स के नियम है, वही उसकी आगे की गति तय करते हैं। जैसे स्प्रिंग का उदाहरण लें, उसे खींचकर छोड़ दें तो वो वापस कैसे आएगी, ये उसके खिंचाव पर निर्भर करता है, किसी बाहरी लगातार लगने वाले बल पर नहीं। अच्छा, मतलब सिस्टम के अंदर के गुण ही गति का कारण बन जाते हैं। बिल्कुल सही। ये सोचना ही कमाल है कि बिना किसी बाहरी लगातार धक्के के गति जारी रहने का विचार इतनी सदियों पहले सिर्फ तर्क और चीजों को देखकर, अवलोकन से विकसित हुआ। ये समानताएं तो अद्भुत हैं, पर क्या वैशेषिक का लक्ष्य वही था जो न्यूटन का था, मतलब गति की भविष्यवाणी करना? नहीं, ये एक जरूरी पॉइंट है। या उनका ध्यान बस चीजों को समझने, उनका वर्गीकरण करने पर ज्यादा था? हाँ, उनका मुख्य उद्देश्य दुनिया के पदार्थों और उनके गुणों का वर्गीकरण करके वास्तविकता की प्रकृति को समझना था। गणितीय भविष्यवाणी उनका लक्ष्य नहीं था। अच्छा। पर यह आकर्षक है कि कैसे उन्होंने सिर्फ अवलोकन और तर्क के आधार पर क्रिया और कारणता की इतनी लॉजिकल अवधारणा बनाई। उन्होंने उन मौलिक सिद्धांतों को पहचाना जिन्हें सदियों बाद फिजिक्स ने गणित का रूप दिया। सही बात है। ये दिखाता है कि उस समय गति और उसके स्रोत क्या हैं, इस पर कितनी गहरी सोच विचार हुआ था। वाकई इन दो सूत्रों से ऐसा लगता है जैसे प्राचीन दर्शन और आधुनिक भौतिकी के बीच एक पुल बन रहा है। संपर्क, अलगाव को क्रिया मानना और पदार्थ के स्वभाव को गति का आधार समझना। हाँ, निश्चित रूप से ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अलग अलग समय में लोगों ने दुनिया को कैसे देखा, कैसे समझा। ज्ञान अलग अलग रास्तों से बढ़ता है। सही कहा। और सुनने वालों के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्राचीन विचारक सिर्फ देखकर और सोचकर गति और कारणता के बारे में इतने गहरे नतीजे निकाल सकते थे, तो वास्तविकता के कौन से मौलिक पहलू आज हमारे नजरों से छिपे हो सकते हैं, जो शायद सोचने के अलग अलग ढांचों में हमारी आंखों के ठीक सामने ही हो।